हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे स्पेयर। ये दोस्तों स्पेयर का मेरा पहला वीडियो है और उसके बाद मैं स्पेयर पे बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा। स्पेयर के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स बनती है वो सारी अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्पेयर की डेफिनेशन क्या है। स्पेयर है काफी हद तक सर्कल से मिलता जुलता है। सर्कल आपने जरूर पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपने सर्कल जरूर पढ़ा होगा। तो सर्कल की जो इक्वेशंस होती है, सर्कल के जो रिलेशंस होते हैं, सर्कल में कैसे अपन इक्वेशन निकालते हैं, सर्कल में कैसे सेंटर निकालते हैं, तो काफी चीजें सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन, तो काफी थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे स्पेयर से मिलती है। तो मैं बताऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन करूंगा तो मैं आपको याद भी दिलाऊंगा, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे अपन को फॉर्मुलेज अपन को याद रखने हैं, कैसे अपन को सेंटर निकालना है, कैसे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, कैसे सेक्शन ऑफ स्फीयर अपन को काटना है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि स्फीयर की डेफिनेशन क्या है। देखो, स्फीयर होता है स्पेस के अंदर होता है। स्फीयर बात करता है 3 डायमेंशन की बात कर रहा है, और यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं सॉलिड ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। सॉलिड ज्योमेट्री यानी यहाँ पे अपन पढ़ेंगे सॉलिड स्फीयर पढ़ेंगे, उसके बाद कोन पढ़ेंगे, फिर सिलेंडर करेंगे, सिलेंडर अपन पढ़ेंगे। तो स्फीयर एक प्रकार का सॉलिड है, ये स्पेस के अंदर होता है। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर ये अपन पढ़ते हैं। तो स्फीयर है क्या? स्फीयर इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ स्फीयर। देखो, बड़ा सिंपल सा काम है। स्फीयर इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। स्फीयर क्या है? एक पॉइंट का लोकस है, ठीक है, जिसकी कहां पे है ये पॉइंट? स्पेस के अंदर है। कहां पे है ये? स्पेस के अंदर है। एक ऐसा पॉइंट जो स्पेस के अंदर है, जो मूव कर रहा है, जिसकी क्या है? एक फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा। ये जो पॉइंट है ये मूविंग पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट सी, इसको क्या बोलेंगे? फिक्स पॉइंट बोलेंगे। इस पी को क्या बोलेंगे? मूविंग पॉइंट बोलेंगे। तो इस पॉइंट का लोकस, क्या डेफिनेशन स्फीयर की? इस पी पॉइंट का लोकस स्फीयर होगा कब? जब इसमें मैं कंडीशन इंपोज कर दूं। क्या कंडीशन इंपोज कर दूं? कि इस मूविंग पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है ऑलवेज क्या रहे? कांस्टेंट रहे। क्या रहे? कांस्टेंट रहे। और ये सी वाला जो पॉइंट है फिक्स रहे। तो अपन को जो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप मिलेगा, तो अपने पास जो लोकस आएगा, अगर कंडीशन इस पॉइंट पर अगर इंपोज अपन करते हैं, क्या कंडीशन इंपोज करेंगे? इफ वी इंपोज, अगर इस पी पॉइंट पे अपन कंडीशन इंपोज कर दे कि मूविंग पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से हमेशा जस्ट जैसे ही मूव हुए अपनी पोजीशन भले पी से पी डैश करे, पी डबल डैश करे, हाउएवर कोई भी इसकी पोजीशन हो पी की मूव करेगा, लेकिन कैसे भी इसकी पोजीशन हो, लेकिन हमेशा इस सी से क्या डिस्टेंस मेंटेन रखेगा? कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन रखेगा। और वो जो कांस्टेंट डिस्टेंस जो मेंटेन रखता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। और जो फिक्स पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। तो 2 चीजें यहां पे है। क्या है? एक तो है रेडियस और एक क्या है? सेंटर। तो फिक्स पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा। और जो फिक्स डिस्टेंस है, जो कांस्टेंट डिस्टेंस हो गई है, किसके बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस है? स्फीयर का सेंटर और अपना मूविंग पॉइंट। तो स्फीयर की ये डेफिनेशन है फ्रेंड्स। स्फीयर किसका लोकस होता है? स्फीयर स्पेस के अंदर एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो पॉइंट मूव कर रहा है और साथ ही साथ एक फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। और जो फिक्स पॉइंट है जिससे वो कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, वो फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है। और जो डिस्टेंस है जो हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, भले वो जो मूविंग पॉइंट है वो अपनी पोजीशन पी से पी डैश, पी डबल डैश, कोई भी अपनी पोजीशन एक्सचेंज करे, लेकिन डिस्टेंस हमेशा वो कांस्टेंट मेंटेन रखेगा। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। और जो फिक्स पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो डेफिनेशन है सर्कल से कितनी मिलती जुलती है। सर्कल की भी डेफिनेशन यही होती है, लेकिन सर्कल होता है किसमें? 2D के अंदर होता है। सर्कल होता है प्लेन के अंदर, 2D के अंदर होता है। लेकिन स्फीयर किसके अंदर होगा? स्पेस के अंदर होगा। जैसे अर्थ, जैसे फुटबॉल, जैसे क्या है? बॉल, ये एग्जांपल्स है। तो स्फीयर जो है एक सॉलिड है जो स्पेस के अंदर होता है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। तो बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है, सर्कल से बहुत मिलती जुलती है। तो इसके आगे जो इक्वेशंस आएगी कुछ, वो भी सर्कल से काफी मिलेगी। वहां पे अपन कोरिलेट करेंगे सर्कल से और फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों अपन बात करते हैं, सबसे पहले मैं देखो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब मैं सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहा हूं इक्वेशन ऑफ स्फीयर की सेंट्रल फॉर्म की। किसकी? सेंट्रल फॉर्म की। स्फीयर का अगर आपको सेंटर और रेडियस पता हो
तो स्फीयर की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये स्फीयर की जो डेफिनेशन है ये आपको समझ में आ गई होगी। तो अपन फटाफट चलते हैं और अपन पता करते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन सेंट्रल फॉर्म। क्या पता करेंगे अपन, इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन सेंट्रल फॉर्म। देखिए कैसे पता करते हैं इसको भी, क्योंकि इसी को मैं यूज करूंगा। तो सर्कल को सॉरी स्फीयर को वापस बना देते हैं। देखो अपन अब पढ़ेंगे इक्वेशन, देखो स्फीयर की डेफिनेशन मैंने बता दी है। अब अपन सबसे पहले जो पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन सेंट्रल फॉर्म। देखो इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन सेंट्रल फॉर्म में अपन को अगर सेंटर पता है, मान लीजिए सेंटर है स्फीयर का A, B, C और रेडियस मान लीजिए स्मॉल r है, और जो मूविंग पॉइंट है वो वेरिएबल पॉइंट होगा, वो कुछ भी पोजीशन उसकी हो सकती है। तो उस वेरिएबल पॉइंट को मान लीजिए x, y, z। जो मूविंग पॉइंट है वो वेरिएबल पॉइंट होगा, किसी भी प्लेन के अंदर हो सकता है, कुछ भी उसकी वैल्यू हो सकती है। तो वो मूविंग पॉइंट वेरिएबल पॉइंट मैंने मान लिया x, y, z, और स्फीयर का सेंटर मैंने क्या मान लिया A, B, C मैंने स्फीयर का सेंटर मान लिया, और रेडियस मैंने क्या मान ली r मान ली। अगर अब आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी सेंट्रल फॉर्म में, बहुत सिंपल सा काम है। अब यहां पे एक कंसेप्ट लगेगा, क्लास 12th का कंसेप्ट लगेगा। क्या कंसेप्ट लगेगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट कैसे निकालते हैं। क्योंकि देखिए यहां पे दो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है A, B, C, दूसरा पॉइंट क्या है x, y, z। तो दो पॉइंट में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से। और डिस्टेंस फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, याद रखना। आप लोगों ने क्लास वैसे 11th-12th में पढ़ रखा है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा सिंपल है। देखिए यहाँ पे अपने पास क्या क्या है, अपने पास x कोऑर्डिनेट है, अपने पास y कोऑर्डिनेट है, अपने पास z कोऑर्डिनेट है। तो अपन को कंसेक्यूटिव सभी कोऑर्डिनेट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कराना है। तो क्या होगा, x2 माइनस, यानी क्या बनेगा अपने पास, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x माइनस a का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी y माइनस b का स्क्वायर, प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर, यानी Z माइनस C का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला है। अगर आपको डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस निकालनी, भले 2D में हो या 3D में हो। 2D में होगा तो आपका बड़ा सिंपल सा ये चीज आपकी हट जाएगी। अगर 2D में, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये थर्ड केस नहीं आएगा Z वाला। और यहाँ पे अगर 3D के अंदर है तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्या होगा इसके अंदर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। अब यहां देखिए Cp इक्वल टू क्या है, Cp क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस है। एक अपना क्या मूविंग पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है। Cp अपनी क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस है। C अपना क्या सेंटर है स्फीयर का। तो ये Cp की वैल्यू क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। तो r इक्वल टू अंडर रूट x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर प्लस z माइनस सी स्क्वायर। दोनों साइड अपन कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो क्या आएगा अपने पास, x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर प्लस z माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये दोस्तों इक्वेशन ऑफ स्फीयर है सेंट्रल फॉर्म की। इसको फर्दर अपन सोल्व कर लेते हैं, सभी के स्क्वायर अपन ओपन कर लेते हैं। तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये इक्वेशन ऑफ स्क्वायर है सेंट्रल फॉर्म में। ये मैंने यहाँ पे जो स्क्वायर है मैंने खोल दिए, a माइनस b का स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। फिर इसका भी अपन खोलेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, फिर आएगा माइनस 2by, फिर आएगा बी स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 2cz प्लस सी स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर इस साइड था मैंने यहाँ पे लेकर आ गया। तो दोस्तों ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है सेंट्रल फॉर्म में। इसमें सेंट्रल फॉर्म में अगर सेंटर आपको पता हो और रेडियस आपको पता हो तो स्फीयर की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन आप यहां से देख सकते हो। इस इक्वेशन से दोस्तों 3 ऑब्जर्वेशन निकालते हैं जो किताबों के अंदर भी दिए गए हैं। क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 यहाँ पे है
कि जो x y और जो z है उनकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो है 2। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि जो यहाँ पे वेरिएबल्स है x y और z, यहाँ पे क्या है वेरिएबल्स यानी जो डायरेक्शंस है x y z, उनकी मैक्सिमम डिग्री 2 है। देखिए मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी 2 है। पहला ऑब्जर्वेशन ये। दूसरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो x y y z और z x डज नॉट एग्जिस्ट। जो कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन जो होता है x इंटू वाई या फिर y इंटू जेड, जेड इंटू एक्स, जनरली ये चीजें दूसरे जो अपने पास कॉनिक या फिर जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर ये चीजें आती है। लेकिन इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन सेंट्रल फॉर्म या फिर स्फीयर की इक्वेशन जनरल फॉर्म में भी देखें तो ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स है वो सेम है और उनकी वैल्यू क्या है 1 है, उनकी वैल्यू क्या है 1 है। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो एक्स स्क्वायर का देखिए कोफिशिएंट क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर का पड़ोसी कोफिशिएंट क्या 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1 है। तो सभी एक्स स्क्वायर जो हाईएस्ट डिग्री है मैक्सिमम डिग्री कितनी 2 है और उनके कोफिशिएंट सबके क्या है सेम है 1 1 1 और उनकी वैल्यू क्या है 1 है, इक्वल है, मतलब कोफिशिएंट की वैल्यू इक्वल है। तीन ऑब्जर्वेशन यहाँ पे अपने पास आए इक्वेशन ऑफ सेंट्रल फॉर्म के। क्या है तीन ऑब्जर्वेशन? पहला ऑब्जर्वेशन है कि मैक्सिमम डिग्री जो वेरिएबल की है एक्स वाई जेड की वो कितनी है 2 है, देखिए 2 डिग्री है, उसके बाद 1 डिग्री, मैक्सिमम डिग्री कितनी 2 है। दूसरा ऑब्जर्वेशन आया कि जो कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई इंटू वाई जेड या फिर जेड एक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस इक्वेशन। तीसरा ऑब्जर्वेशन यह है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है सभी के सेम है, वैल्यू क्या है 1 है, वैल्यू क्या है 1 है। तो दोस्तों ये है इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन सेंट्रल फॉर्म। एक क्वेश्चन इसका अपन देख लेते हैं फटाफट। जो बड़े क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, आज मैं इसका थोड़ा बेसिक ही बताऊंगा कैसे स्फीयर को समझते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन लेते हैं, जैसे आपको सेंटर में दे दूं 2,4,7 और रेडियस दे दूं 5। हालांकि इतने सिंपल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन समझने के लिए अपन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये दो चीज आपके पास है। क्या क्या चीज है? पहली चीज आपके पास है सेंटर। ये देखिए इस क्वेश्चन पे जरा फोकस कीजिए। स्फीयर का सेंटर है आपके पास 2,4,7 और रेडियस है 5। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी है तो देखिए बात है सेंट्रल फॉर्म को ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन को सेंटर है और अपने पास क्या है रेडियस, दो चीजें यहाँ पे दी है। तो कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा काम है। ये जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, ये जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है इसके अंदर वैल्यू डाल दीजिए किसकी, एबीसी की। यही अपना एबीसी है, एबीसी। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 2, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो 5 स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 और यहाँ पे x माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर और z माइनस 7 का स्क्वायर, ये ओपन कर देना। तो ये सिंपल सी बात है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। जस्ट इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, दिस सिंपल क्वेश्चन कैन नॉट कम इन योर एग्जाम। ये सिर्फ समझने के लिए कैसे अप्लाई करना है। देखिए स्फीयर का सेंटर और रेडियस दो चीजें अगर आपको देते हैं तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन सेंट्रल फॉर्म यूज करते हैं। तो ये अपना ए बी और सी है। एबीसी की वैल्यू यहां रख देंगे 4 2, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू क्या है 4, सी की वैल्यू क्या है 7। इन वैल्यू को यहां पर रख के सीधा स्क्वायर करते हैं, या फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि इधर भी डायरेक्ट रख दें। तो ए की वैल्यू यहां पर रख दो डायरेक्ट चाहो तो, ए की वैल्यू 2 रख दीजिए, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू क्या रखते हैं 7 रखते हैं। और यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना 25 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन सेंट्रल फॉर्म है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन अपने पास ये एक और आ रहा है, अगर यहाँ पे 0,0,0 हो जाए, स्फीयर का सेंटर अगर अपना ओरिजिन हो जाए, स्फीयर का सेंटर अगर अपना ओरिजिन हो जाए तो क्या होगा? तो इक्वेशन क्या आएगी, ए की जगह यहाँ 0 हो जाएगा, बी की जगह यहाँ 0 हो जाएगा, सी की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर अपनी क्या बनेगी? तो अपनी इक्वेशन ऑफ स्फीयर देखो क्या बनती है। देखो अगर मैं ए की जगह 0 रख दूं, बी की जगह 0 रख दूं और सी की जगह 0 रख दूं तो केवल यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां बचेगा वाई स्क्वायर और यहां बचेगा जेड स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है जिसका सेंटर होता है ओरिजिन। क्या होता है उसका सेंटर?
ओरिजिन। तो ये इक्वेशन ऑफ, एक ऑब्जर्वेशन और अपने पास आया है कि अगर सेंटर ओरिजिन होता है तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगी, उस वाले केस में इक्वेशन ऑफ स्फीयर होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं जो स्फीयर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस इक्वेशन की बात करते हैं जिससे सारे केसेस डेवलप होते हैं, जिसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म बोलते हैं। तो मैं फटाफट यहाँ पे जनरल फॉर्म आपको बताता हूं और वो ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने सेंट्रल फॉर्म जो बताई है इसी को मैं कंपेयर करूंगा जनरल फॉर्म के साथ, और फटाफट जनरल फॉर्म के जो कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो निकालेंगे अपन। तो अपन फटाफट ये मिटा देता हूं फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 3 ऑब्जर्वेशन अपने पास, 4 ऑब्जर्वेशन नहीं, 1 2 3 और चौथी ऑब्जर्वेशन अपने पास क्या है, स्फीयर का सेंटर अगर ओरिजिन होगा तो क्या होगा। तो अपन फटाफट इसको मिटा देते हैं और अपन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन बात करेंगे कि जनरल फॉर्म फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल फॉर्म से ही सारा अपन को अगले जो बड़े अच्छे क्वेश्चन है वो जनरल फॉर्म से ही अपन को करने हैं। जो बड़े बड़े जो क्वेश्चंस आते हैं जहां पे लॉजिक्स भी लगाने पड़ते हैं और बेसिक कंसेप्ट भी चाहिए, तो वहां पे जनरल फॉर्म काम आती है। तो देखिए जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर इक्वेशन, स्फीयर की इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों स्फीयर की इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। दोस्तों ये स्फीयर की इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। अब दोस्तों याद कीजिए जरा, अब मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूं सर्कल, क्लास 11 का जो सर्कल था ना उसकी जनरल फॉर्म क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। उससे देखो कितनी मिलती जुलती है ये जनरल फॉर्म। प्लस यहाँ पे देखिए जेड स्क्वायर आ गया और यहाँ पे 2wz आ गया, और वहां पे भी देखो सब मिलता जुलता था। क्या था, एक्स स्क्वायर था, वाई स्क्वायर था, यहाँ पे g था u की जगह 2gx 2fy है ना, प्लस c था, यहाँ पे d है, तो उससे कितना मिलता जुलता है। वहां से ही अपन एक लॉजिक नहीं यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि यहाँ पे स्फीयर का सेंटर क्या होगा। तो स्फीयर का सेंटर निकालने के लिए इसका कंपैरिजन करेंगे अपन सेंट्रल फॉर्म से। तो सेंट्रल फॉर्म अपनी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। दोस्तों ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन सेंट्रल फॉर्म की जो अभी मैंने डेराइव की थी। कैसे डेराइव की थी, मैंने ये डिस्टेंस निकाली थी दोनों के बीच में, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने यूज किया था। उसमें अपन को सेंटर और रेडियस पता थी। सेंटर क्या था, a, b, c। p क्या था, वेरिएबल पॉइंट था, मूविंग पॉइंट था, ठीक है ना। तो वहां पे यहाँ पे क्या लिया था मैंने, एक्स वाई जेड लिया था। यहाँ पे क्या लिया था मैंने, ए बी सी लिया था। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाली थी। याद कीजिए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो वहां से अपने पास ये इक्वेशन दोस्तों आई थी, ठीक है। अब अपन यहाँ पे अगर जनरल फॉर्म का यूज करते हुए अधिकतर क्वेश्चन जो किताब में भी है, बुक्स में भी है, अधिकतर क्वेश्चन वो जनरल फॉर्म को बेस बनाते हुए बनाए गए हैं, और उनको जनरल फॉर्म से ही अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। और सबसे पहले कंपैरिजन कीजिए। कंपैरिजन करने में देखो इसका अगर मैं इससे कोएफिशिएंट से कंपेयर करूं तो देखो क्या आएगा, 2u का कंपेयर किससे होगा, माइनस 2u से। तो u की वैल्यू क्या आएगी, माइनस a, u की वैल्यू क्या आएगी, माइनस a। और इसका अगर कंपेयर कोएफिशिएंट्स का कंपैरिजन करना है तो बड़ी चीज नहीं है, 2vy का कंपैरिजन कीजिए माइनस 2by से। तो अपने पास v की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू आएगी माइनस b। सिमिलरली यहाँ पे भी कंपैरिजन कीजिए तो w की वैल्यू क्या आएगी, माइनस c। और ये कांस्टेंट्स जो है इनका भी कंपैरिजन कीजिए। यहाँ पे कांस्टेंट केवल d है और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इनका भी कंपैरिजन कर लीजिए। कंपैरिजन करने पे देखो क्या होगा, d की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो देखिए यहां से एबीसी की वैल्यू निकालिए, क्योंकि एबीसी ही क्या है, स्फीयर के सेंटर है, सेंट्रल फॉर्म ही बेसिक है। तो a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस u, d की वैल्यू क्या आएगी, माइनस v, और w की वैल्यू क्या आएगी, माइनस c। इसका मतलब
जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन जनरल फॉर्म है उसमें सेंटर क्या होगा, माइनस यू कॉमा माइनस बी कॉमा माइनस डब्ल्यू। एक बात तो क्लियर होगी कि सेंटर क्या होगा, माइनस यू कॉमा माइनस बी कॉमा माइनस डब्ल्यू। अब यहां से रेडियस निकाल लो, तो इसको यहां भेज देते हैं, इसको यहां भेज देते हैं, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी, यानी आर अपना क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी, यानी रेडियस अपने पास क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी, और सेंटर अपना क्या हो गया, यू कॉमा माइनस यू कॉमा माइनस बी कॉमा माइनस डब्ल्यू। तो जनरल फॉर्म के अंदर अपना सेंटर क्या आया, माइनस यू कॉमा माइनस बी कॉमा माइनस डब्ल्यू, और रेडियस क्या आई, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी आई। कैसे आया, अपन ने कंपैरिजन किया, किसका कंपैरिजन किया है, सेंट्रल फॉर्म का कंपैरिजन जनरल फॉर्म से किया। कैसे कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करना बहुत आसान है, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना। x का कोएफिशिएंट, यहां का x का कोएफिशिएंट 2u था, यहां का x का कोएफिशिएंट -2 है, तो u बराबर क्या आ गया, माइनस ही आ गया। यहां कोएफिशिएंट 2v है, यहां -2v है, तो v इक्वल टू -b आ गया। यहां 2w है, यहां -2c है, w इक्वल टू -c आ गया। तो यहां से मैंने abc की वैल्यू मैंने निकाल ली, abc की वैल्यू मैंने यहां पे निकाल ली, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस डी आएगा। तो अपनी रेडियस क्या होगी, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी अपनी रेडियस होगी। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, अब ये जो रिलेशन है यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे 3 टाइप के स्क्वायर अपने बन सकते हैं। एक तो बन सकता है रियल स्क्वायर, एक बन सकता है इमेजिनरी स्क्वायर, और एक बन सकता है पॉइंट स्क्वायर। क्या बन सकते हैं, 3 टाइप के स्क्वायर पॉसिबल है। एक हो सकता है रियल स्क्वायर, एक हो सकता है अपना इमेजिनरी स्क्वायर, एक हो सकता है पॉइंट स्क्वायर। कैसे पता चला, ये जो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर है, इसकी वैल्यू अगर d के बराबर अगर आ गई तो r इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उस वाले केस में बनेगा पॉइंट स्क्वायर। रेडियस 0 हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, पॉइंट स्क्वायर बन जाएगा। और अगर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इन तीनों की वैल्यू अगर d से ज्यादा आ गई तो बनेगा रियल स्क्वायर। लेकिन अगर ये d ज्यादा डोमिनेट हो गया, d की वैल्यू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर से अगर ज्यादा आ गई, अगर d की वैल्यू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर से अगर ज्यादा आ गई, तो उस वाले केस में बनेगा इमेजिनरी स्क्वायर। तो 3 टाइप ऑफ स्क्वायर यहाँ पे पॉसिबल है। एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जो सेम टू सेम वो वाली ऑब्जर्वेशन है कि इक्वेशन ऑफ स्क्वायर इन जनरल फॉर्म के अंदर भी देखिए मैक्सिमम डिग्री x y z की कितनी 2 है। वापस सेम टू सेम यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के क्या है, सभी के 1 है, और x y y z और z x यहाँ पे एडजस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जनरल फॉर्म है इस पे की। तो इस पे अपन लेंगे एक क्वेश्चन, इस पर अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन, ये मिटा देता हूं मैं। दोस्तों ये जनरल फॉर्म ऑफ स्क्वायर आपको समझ में आ गई होगी, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये अपन को समझना बहुत जरूरी है। क्या है स्क्वायर का सेंटर, माइनस यू कॉमा माइनस बी कॉमा माइनस डब्ल्यू है, और रेडियस क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी, या फिर ए की जगह आप माइनस यू रखिए, बी की जगह माइनस बी, सी की जगह माइनस डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो फटाफट एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे। देखते हैं क्या क्वेश्चन बनता है। ये एक बार क्वेश्चन ले लेता हूं, उसके बाद मैं आपको डायमीटर फॉर्म भी बताऊंगा। तो एक बार क्या क्वेश्चन में अपन ले लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस अपना डेवलप हो जाए तो अच्छी बात है। देखिए 3 पॉइंट आपको दे रहे हैं, एक पॉइंट है 1,0,0, एक पॉइंट है 0,1,0, और एक अपना पॉइंट है 0,0,1। 3 पॉइंट आपके पास है, और साथ ही साथ अपने पास एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स अपन को कुछ, और ये अपना एक प्लेन है। ठीक है, ये अपने पास कुछ डेटा है जो क्वेश्चन के अंदर दे रहे हैं। अपन को इक्वेशन ऑफ स्क्वायर पता करनी है। क्या पता करनी है अपन को इक्वेशन ऑफ स्क्वायर पता करनी है जो इन 3 पॉइंट से पास होती हो। ठीक है, और साथ ही साथ स्फीयर का जो सेंटर है इस प्लेन पर लाई करता हो। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हिच पासेस थ्रू
दिस 3 पॉइंट्स एंड उसका जो सेंटर है विल लाई ऑन दिस प्लेन। तो कैसे चलेंगे, जनरल फॉर्म से ही अपन काम करेंगे, सारे क्वेश्चन में जनरल फॉर्म से ही काम करना है। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म को लिखिए, क्या है जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बड़ा सिंपल सा काम है, अगर कोई भी स्फीयर किसी भी पॉइंट से पास होता है तो इसका मतलब क्या, उसको सेटिस्फाई करेगा, ये सिंपल सी चीज है। तो सबसे पहले सेटिस्फाई कराएंगे 1,0,0 सेटिस्फाई कराएंगे। तो देखिए केवल x की वैल्यू 1 है, y और z 0 है, तो ये अपना 0 होगा, ये 0 ये 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, ये बच जाएगा अपना 1 प्लस 2u प्लस d इक्वल टू 0। तो यहां से u की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से u की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 प्लस d अपॉन 2 आ जाएगी। दूसरी वैल्यू को भी सेटिस्फाई कीजिए, मतलब दूसरे पॉइंट को भी सेटिस्फाई कीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है, 0,1,0 है, ठीक है। मतलब पहला पॉइंट है वो x एक्सिस पे, दूसरा पॉइंट y एक्सिस पे, तीसरा पॉइंट क्या है z एक्सिस पे। y एक्सिस पे इसलिए x और z वाली वैल्यूज क्या है, 0 है। तो दूसरे पॉइंट को जब सेटिस्फाई करेंगे तो इस बार अपन को क्या होगा, अपना x और z अपना 0 हो जाएगा। तो x और z अपना 0 हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ अपना ये भी 0 हो जाएगा, x और z। तो उस वाले केस में अब अपन को क्या मिलेगा, 1 प्लस 2v प्लस d इक्वल टू 0। तो यहां से v की वैल्यू सेम टू सेम वही आएगी, कोई चेंज नहीं है, माइनस 1 प्लस d अपॉन 2। सिमिलरली अब थर्ड पॉइंट को सेटिस्फाई कीजिए, 0,0,1। तो इस बार x और y वाले खत्म, ये खत्म, ये खत्म, मतलब x और y खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ठीक है। ये रहेगा अपने पास और ये रहेगा। तो 1 प्लस 2w प्लस d इक्वल टू 0। तो w की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 प्लस d अपॉन 2 आ गई। अच्छा, इसके अलावा और अपने पास क्या है, और अपने पास है कि स्फीयर का जो सेंटर है इस प्लेन पे लाई कर रहा है। तो इस वैल्यू को, अच्छा स्फीयर का सेंटर क्या है, अभी मैंने आपको बताया है, माइनस u माइनस v माइनस w है, क्योंकि अब मैं जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूं, जनरल फॉर्म से सारा काम करना है। तो वैल्यू को यहाँ पे सेटिस्फाई कराइए। तो ये वैल्यू को सेटिस्फाई कराने में अपने पास क्या हो जाएगा, सीधा सीधा माइनस u माइनस v माइनस w इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब बड़ा सिंपल सा काम है, अब अपन को कैसे भी करके u, v और w की वैल्यू का यूज करते हुए ये जो कांस्टेंट d निकालना है। तो अपने पास देखिए u, v और w पता है, ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो देखिए सारी वैल्यू सेम है और नेगेटिव साइन के साथ है, तो 3 टाइम्स हो जाएगा। और यहां से अगर नेगेटिव कॉमन ले लूं तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव अपना हो जाएगा। तो यहां पे अपने पास क्या बनेगा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, u प्लस v प्लस w इक्वल टू 6। और ये तीनों वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस d अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 टाइम्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, ये अपना 6 हो जाएगा। तो देखिए जरा, देखिए 1 प्लस, यहाँ पे भी माइनस 1 प्लस डी बाई 2 है, यहाँ पे भी माइनस 1 प्लस डी बाई 2 है, यहाँ पे भी माइनस 1 प्लस डी बाई 2 है। जब तीनों को यहाँ रखेंगे तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा और साथ ही साथ नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा अपना पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस। तो अपने पास क्या आएगा 3 1 प्लस डी इक्वल टू 6 2 जा क्या हो जाएगा अपना 12 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा 1 प्लस डी इक्वल टू, ये आपस में 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 4। तो डी की वैल्यू 4 माइनस 1 3। तो डी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 3 आ गई। ये डी की वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिए। तो डी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूं तो देखिए क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, और 4 है वो 2 से डिवाइड करेगा तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, और सेम टू सेम v की वैल्यू भी -2 रहेगी और w की वैल्यू भी क्या रहेगी -2 रहेगी। और d अपना क्या निकल गया 3 निकल गया। तो ये अपना काम हो गया। u v w की आप यहाँ पे रख दो, तो u यहाँ पे रखेंगे तो -4x हो जाएगा, और v यहाँ रखेंगे तो -4y, और w यहाँ रखेंगे -4z, और d की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो अपना 3 आ गया। तो दोस्तों ये निकल गई इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो 3 पॉइंट से पास होती है। तीनों पॉइंट x y z एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो स्फीयर का जो सेंटर है वो इस प्लेन पे लाई कर रहा है। बड़ा आसान क्वेश्चन था, लेकिन एक बार बेसिक समझने के लिए बहुत जरूरी था क्वेश्चन, अपन को कम से कम बेसिक एक बार समझ में आ जाए। तो अपन को जो क्वेश्चंस है स्फीयर के जनरल फॉर्म का यूज करते हुए सारे क्वेश्चंस अपन को सॉल्व करने हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अब लेंगे अपन डायमीटर फॉर्म को समझेंगे। किसको समझेंगे? डायमीटर फॉर्म को। यानी अगर स्फीयर के अंदर एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर अगर आपके पास है, एंड पॉइंट डायमीटर के पता है,
तो डायमीटर की इक्वेशन स्फीयर की कैसे निकालेंगे, इसमें भी मैं रिकनेक्ट करूंगा इसको सर्कल से, क्लास 11 का जो टॉपिक है। तो देखिए डायमीटर फॉर्म को पढ़ते हैं। देखो डायमीटर फॉर्म पढ़ने के लिए यहां पे लिख देता हूं डायमीटर ऑफ, यहां पे लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर, यानी स्फीयर की डायमीटर की इक्वेशन कैसे निकालें। तो मान लीजिए दोस्तों ये अपना कोई एक स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर आप यहां पे सपोज कर लीजिए और एक्सट्रीमिटीज ए और बी मान लीजिए स्फीयर की, और यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए पी पॉइंट है, मूविंग वेरिएबल पॉइंट यहाँ पे सपोज कर लीजिए या मूविंग पॉइंट भी कह सकते हैं आप। एक्सट्रीमिटीज एंड पॉइंट यहाँ पे एक बार सपोज कर लीजिए x1, y1, z1, और यहाँ पे सपोज कर लीजिए x2, y2, z2, और ये स्फीयर का सेंटर है। तो दोस्तों ये अपना एक स्फीयर है जिसके अंदर AP मान लीजिए स्फीयर का डायमीटर है, और उसके जो एंड पॉइंट है एक्सट्रीमिटीज है वो है x1, y1, z1, ए के पॉइंट्स की वैल्यू है और b के पॉइंट्स की वैल्यू है x2, y2, z2, और ये अपना वेरिएबल पॉइंट है, इसको मान लीजिए आप x, y, z, ये मूविंग पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको एक बेसिक बताता हूं, आप लोगों को वैसे पता होगा सेमी स्फीयर ये बन चुका है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है क्या सेमी स्फीयर है, और सेमी स्फीयर के अंदर एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, और सर्कल के अंदर भी ये चीज होती थी, याद कीजिए सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये थ्योरम थी क्लास 9 या 10 के अंदर जो बोर्ड में आती थी। सेम कंसेप्ट लगेगा सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर भी जो सेमी स्फीयर बनता है उसके अंदर जो एंगल बनेगा किसके बीच में, ये डायमीटर के एंड पॉइंट से जो लाइन निकली AP और PB के बीच में, ये बनेगा कितने का 90 डिग्री का, कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा समझते हैं, अब अपन बात करेंगे यहाँ पे, देखो 90 डिग्री का ये एंगल तो अपने पास मिल चुका है। अब अगर अपन AP लाइन जो है, अपने पास दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी अपने पास लाइन इंपॉर्टेंट है, एक लाइन इंपॉर्टेंट है AP लाइन पे जरा फोकस कीजिए L1 पे, और दूसरी लाइन L2 फोकस कीजिए PB पे। ये दो लाइन अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों लाइन किसके अंदर है 3D के अंदर है। तो 3D में अब बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस की बात करेंगे, और दो लाइन के अगर आपके पास पॉइंट पता हो, दो लाइंस की अगर आपके पास अगर पॉइंट हो, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, एक ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट से पास होती हो, उस पॉइंट उस लाइन के अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, तो दोस्तों क्या फॉर्मूला था क्लास 12 के अंदर 3D के अंदर डायरेक्शन कोसाइंस का, क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, सेकंड जो अपने पास पॉइंट होगा x का माइनस फर्स्ट पॉइंट यानी x माइनस x1, यानी अपने पास डायरेक्शन कोसाइन क्या मिलेगा x माइनस x1, कॉमा याद कीजिए अब y पे भी सेम टू सेम चलना है, यानी अपने पास क्या होगा y माइनस y1, और सिमिलरली अपने पास क्या होगा z माइनस z1। ये दोस्तों क्लास 12 के अंदर 3D ज्योमेट्री के अंदर था डायरेक्शन कोसाइंस, याद कीजिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो कैसा होता है, जो सेकंड पॉइंट के जितने भी कोऑर्डिनेट है फर्स्ट पॉइंट में से कंसेक्यूटिव माइनस होते रहते हैं, सबट्रैक्ट होते रहते हैं। जैसे x है सेकंड का वो माइनस होगा फर्स्ट से, y जो सेकंड होगा वो माइनस होगा फर्स्ट से, z जो सेकंड पॉइंट का होगा वो माइनस होगा फर्स्ट पॉइंट से। वही मैंने काम किया x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। सिमिलरली PB लाइन पे भी निकालिए, PB लाइन पे क्या मिलेगा, सिमिलरली PB लाइन पे x माइनस x2, y माइनस y2 और z माइनस z2 हो जाएगा। और अपने पास अब क्या कंडीशन है कि AP जो है परपेंडिकुलर है PB के साथ, क्योंकि ये एंगल किसमें बना है, एंगल इन सेमी स्क्वायर बना है, एंगल इन सेमी स्क्वायर बना है, और ये cos 90 हो गया 0, cos 90 क्या हो गया 0 हो गया। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन को अगर मैं A1 मान लूं, इसको A2 और A2 और इसको मान लेते हैं, सॉरी इसको A1 इसको A2 मान लेते हैं, इसको B1 मान लेते हैं B2 और इसको C1 और इसको C2। तो अपने पास क्या कंडीशन होती है, अगर डायरेक्शन कोसाइन के अंदर दो लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता हो तो क्या होता है, याद कीजिए A1 A2
प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होता है 0। ये कहां से आ रहा है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होता है। ये cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है। अगर दो लाइन के बीच में अगर एंगल थीटा बनता है और A1 B1 C1 पहले लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है, A2 B2 C2 दूसरी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है, दो लाइन के बीच एंगल थीटा बनता है, तो cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसमें ऊपर आता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 आता है, ठीक है, और नीचे आता है अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब cos 90 0 हो गया है, इसलिए मैंने नीचे वाली चीज को मल्टीप्लाई करा तो 0 हो गया, ठीक है। तो अपने पास ये बचा है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये क्लास 12th में से लिया है, 3D में से, एंगल बिटवीन द टू लाइन इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये अपने पास इक्वेशन आ गई जिसको डायमीटर इक्वेशन बोलते हैं, किसकी? स्फीयर की। अब मैं देखो दोस्तों सर्कल से इसको रिकनेक्ट करूंगा। याद कीजिए सर्कल की भी डायमीटर इक्वेशन होती थी, उसके अंदर से भी दो ही चीजें काम आती थी, ये होता ही नहीं था। तो सर्कल स्पेस से रिकनेक्ट किया जा सकता है। सर्कल आपने अगर अच्छा पढ़ा है क्लास 11 के अंदर तो स्पेयर को भी आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि सर्कल से काफी सिमिलरिटी आ रही है स्पेयर की इक्वेशंस के साथ, है ना। अपन रिकनेक्ट कर पा रहे हैं यहाँ पे। सर्कल की जो डायमीटर फॉर्म थी उसमें दो चीजें होती थी, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। दिखती बात है वो प्लेन के अंदर था, 2D डायमेंशन में था, और इसमें सर्कल की जो डायमीटर की इक्वेशन है उसमें बस एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 यहाँ पे आ रहा है। तो ये डायमीटर की इक्वेशन है, इसकी स्पेयर की डायमीटर की इक्वेशन है। कैसे मैंने निकाली है यहाँ पे दो एंड पॉइंट मैंने कंसीडर किए डायमीटर के, एक मूविंग पॉइंट लिया सेमी स्फीयर के अंदर, एंगल 90 डिग्री का होता है बाय बेसिक ज्योमेट्री, ठीक है। सर्कल के अंदर भी 90 डिग्री का होता है, सेमी स्फीयर में भी होता है। तो अपन ने फटाफट दोनों लाइन की अपन ने क्या निकाल दिया, अपन ने दोनों लाइन की अपन ने डायरेक्शन कोसाइन निकाल दी। और जो एंगल बनता है cos थीटा का जो फॉर्मूला यहाँ होता है वो क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो वहां पे cos 90 0 अगर अपन करें, cos 90 0 होता है, तो जैसे 0 होगा तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 भी 0 हो जाएगा। तो वहां से ये इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। तो ये इस पे भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये डायमीटर फॉर्म की इक्वेशन भी आप रिमेंबर रखें। इसको सर्कल से अगर आप रिकनेक्ट करेंगे तो आसानी से याद होगा, सर्कल को रिकनेक्ट करेंगे तो आसानी से याद होगा। अब दोस्तों अपन एक लास्ट टॉपिक और पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे स्पेयर की इक्वेशन कैसे निकालेंगे अगर वो स्पेयर पास होता है 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट से। तो देखते हैं, वो लास्ट टॉपिक देखिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी प्रॉब्लम दूंगा तरह तरह की स्पेस के ऊपर। देखते हेलो फ्रेंड्स, अब अपन देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्पेयर पासिंग थ्रू 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट। नॉन कोप्लेनर पॉइंट क्या है? ऑल पॉइंट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच एग्जिस्ट इन डिफरेंट प्लेन्स। अलग अलग प्लेन्स में अगर 4 पॉइंट्स है तो अगर उन 4 पॉइंट्स अगर स्पेयर अगर पास करता है तो उस स्पेयर की इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ पे अपन लेट कर लेते हैं XR, YR, ZR पॉइंट है, जनरल पॉइंट मान लेते हैं जहां R की वैल्यू 1 2 3 4 होगी। 4 पॉइंट है तो डिफरेंट वैल्यूज R की होगी। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जनरल फॉर्म का यूज करेंगे। जनरल फॉर्म क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। सिंस ये जो स्पेयर है 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट से पास हो रहा है, यानी पास हो रहा है, तो चारों पॉइंट इसको क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए। तो मैंने क्या किया, सेटिस्फाई करा दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy1 प्लस 2wz1 प्लस d इक्वल टू 0। यानी जहां जहां पे x y z है वहां पे x1 y1 z1 मैंने पुट कर दिया। सिमिलरली सेकंड पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, तो जहां जहां पे x y z है वहां x2 y2 z2 आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा और फोर्थ पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब अपने पास 5 इक्वेशन है,
5 इक्वेशन को सॉल्व करना है अपन को। तो 5 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, u, v और w को एलिमिनेट किया जाता है। किसके साथ? सेकंड, थर्ड फोर्थ और जो फिफ्थ इक्वेशन जो अपने पास आई है x1, y1, z1, चारों पॉइंट पुट करने पे जो 4 इक्वेशन जो अपने पास आई है इसको मर्ज किया जाता है फर्स्ट इक्वेशन के साथ। और u, v, w और d ये जो 4 तो कांस्टेंट्स है इनको एलिमिनेट किया जाता है। और जब एलिमिनेट करते हैं तो तब अपने पास एक आती है डिटरमिनेंट फॉर्म। क्या आती है? 5/5 का डिटरमिनेंट आता है, 5 रो और 5 कॉलम का। अपने पास क्या आती है? डिटरमिनेंट फॉर्म आती है। तो ये जो डिटरमिनेंट फॉर्म है ये रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट। बड़ा आसान है इसको याद रखना, बड़ा सिमेट्रिकल है ये डिटरमिनेंट, आसानी से आप याद भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट। तो दोस्तों इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है। आने वाले वीडियो के अंदर दोस्तों मैं लूंगा डिफरेंट प्रॉब्लम्स लूंगा, स्फीयर की अलग अलग क्वेश्चन लूंगा, प्लेन और स्फीयर को साथ में अगर एडजॉइन करें तो क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, स्फीयर और लाइन के बीच में क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन आने वाले वीडियो में डिफरेंट अपन क्वेश्चंस लेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये बेसिक वीडियो ये जो था ये बेसिक था स्फीयर का। तो इस वीडियो के अंदर मैंने क्या क्या बताया, स्फीयर की डेफिनेशन बताई, स्फीयर की सेंट्रल फॉर्म मैंने बताई, स्फीयर की मैंने क्या बताई, जनरल फॉर्म मैंने बताई, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताई, स्फीयर की मैंने क्या बताई, डायमीटर फॉर्म मैंने बताई, डायमीटर की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, और मैंने क्या बताया, स्फीयर की इक्वेशन बताएंगे जो 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट से पास होता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ 1-2 क्वेश्चन भी कराए। तो दोस्तों इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए और भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर कीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सकती है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे दोस्तों